हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने वाले हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ नवोदय विद्यालय एग्जाम में नहीं बल्कि जो बहुत सारे गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमें करना क्या होता है। सेंटेंस को दोस्तों इंप्रूव करना होता है। अब इंप्रूव क्यों करना होता है? क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ जो मतलब सेंटेंस है उसमें कुछ गलतियां दी हुई होती हैं और आपको बताना होता है कि वो गलती मतलब उसको रिप्लेस करके क्या आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ए सेंटेंस इज गिवन विद ए बोल्ड अंडरलाइन वर्ड और ए फ्रेज इन इट। आपको दोस्तों क्या होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें कुछ जो वर्ड होंगे उनको दोस्तों बोल्ड कर देंगे या उसको अंडरलाइन कर देंगे या उनको दोस्तों इटैलिसाइज कर देंगे या कोई फ्रेज दिया होगा एक सेंटेंस में। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड to improve the highlighted underline word और फ्रेज बाय चूजिंग द स्टेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। और आपको दोस्तों नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे। आपका दोस्तों उस अंडरलाइन वर्ड को या फिर वो बोल्ड होगा या इटैलिसाइज होगा, उसको दोस्तों आपको क्या करना है कि सही करना है और नीचे दिए हुए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। और दोस्तों अगर जो फ्रेज है उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है या फिर वो पहले से ही सही है तो एक फोर्थ ऑप्शन आपको दिया होता है नो इंप्रूवमेंट का, तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इसमें दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों वैसे अंडरलाइन किया नहीं हुआ है, लेकिन जो ये पावरफुल डिजायर है ये हमारा अंडरलाइन होगा। तो यहाँ पे किया हुआ दोस्तों सेकंड में यहाँ पे फार्दर। तो ऐसे दोस्तों आपको कोई पॉइंट है, जो कोई वर्ड है वो अंडरलाइन किया होगा या कोई जो मतलब वर्ड होगा वो क्या है दोस्तों बोल्ड होगा, तो आपको बताना होता है कि जो बोल्ड वर्ड है ये अंडरलाइन वर्ड है या जो इटैलिसाइज किया होगा। इटैलिसाइज का मतलब दोस्तों थोड़ा क्या होगा, टेढ़ा होगा वो। तो इस टाइप से मतलब कुछ अलग करके दिया होगा, आपको बताना होगा कि वो सही है। अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यानी इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले सही है। अगर वो गलत है तो आपको तीनों में से चुनना होता है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, हिज पावरफुल डिजायर इज ब्रोट अबाउट हिज डाउनफॉल। हिज पावरफुल डिजायर ब्रोट अबाउट हिज डाउनफॉल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी पावरफुल डिजायर, यानी कि उसकी शक्तिशाली इच्छा मान सकते हो, ने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी जो शक्तिशाली इच्छा थी वो उसके पतन का कारण बनी। लेकिन दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, उसकी शक्तिशाली इच्छा, तो किसी की भी शक्तिशाली इच्छा पावरफुल डिजायर उसके पतन का कारण कैसे बन सकती है? तो यहाँ पे दोस्तों जो पावरफुल डिजायर है ये पूरा है दोस्तों, ये आपका अंडरलाइन है, तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि किसी की भी जो पावरफुल डिजायर है दोस्तों वो उसके पतन का कारण नहीं बनती, बल्कि हिज विशफुल डिजायर ये भी नहीं होगा, हिज डिजायर फॉर पावर ये दोस्तों आपका सही होगा। यानी कि दोस्तों किसी की पावर की डिजायर, यानी दोस्तों शक्ति की जो डिजायर होती है, यानी कि जो पावर को हासिल करने की जो इच्छा होती है किसी की, वो उसके क्या है पतन का कारण बनी। तो पावर को हासिल करने की जो डिजायर होती है, इच्छा होती है, वो क्या है दोस्तों पतन का कारण बनी, ना कि उसकी पावरफुल डिजायर दोस्तों पतन का कारण बनी। तो ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने लिखा भी हुआ दोस्तों, डिजायर का मतलब क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, यानी किसी को पाने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको हम डिजायर कहते हैं। किसी चीज को दोस्तों हासिल करने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो है, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, डिजायर कहते हैं। हेंस वांटिंग टू हैव समथिंग, हेंस टू इंप्रूव द गिवन सेंटेंस, ऑप्शन बी हिज डिजायर फॉर पावर विल बी यूज। तो यहाँ पे दोस्तों हिज डिजायर फॉर पावरफुल, पावर है जो वो सही होगा, क्योंकि पावर की जो पावर को पाने की उसकी इच्छा थी, वो उसने उस इच्छा ने दोस्तों उसको बर्बाद कर दिया। वो इच्छा उसका पतन का कारण बनी, ना कि उसकी पावरफुल डिजायर पतन का कारण बनी। अब यहाँ पे दोस्तों सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ही वांट्स, इफ ही वांट्स फार्दर हेल्प सेंड हिम टू मी। अगर उसको, अब यहाँ पे दोस्तों फार्दर नहीं आएगा। फार्दर का मतलब तो दोस्तों क्या है, दूर होता है, यानी डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, दूर के लिए। तो इसका मतलब ये बन रहा है दोस्तों, अगर उसको और ज्यादा हेल्प चाहिए तो उसको मेरे पास भेज दो। अगर उसे इफ ही वांट्स फर्दर हेल्प आएगा, अगर उसे और ज्यादा हेल्प चाहिए तो सेंड हिम टू मी, तो उसे मेरे पास भेज दो। तो यहाँ पे फार्दर का मतलब तो डिस्टेंस के लिए होता है, फार्दर नहीं दोस्तों फर्दर आएगा। फर्दर का मतलब होता है दोस्तों मोर, यानी और ज्यादा। फर्दर का मतलब होता है दोस्तों और ज्यादा। तो फर्दर यहाँ पे सही आएगा दोस्तों, फार्दर यहाँ पे गलत है। तो आपको सेंस समझनी है सेंटेंस की क्या कहा गया है, और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अपना जो आंसर है वो चूज करना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम क्वेश्चंस को करेंगे और यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारे रूल सीखने को मिलेंगे कि कहाँ पे दोस्तों क्या यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें दोस्तों तीन ऑप्शन होंगे ऐसे, अगर मतलब ये गलत दिया है जो अंडरलाइन है
तो अगर वो गलत है तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें से आप सही कर सकते हो, और अगर आपको लगता है ये सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी आपको चुनना है, नो इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देख सकते हो क्या दिया है। व्हेन हिज टीचर सा हिम द लास्ट ही रैन टू कैच द स्कूल बस। व्हेन हिज टीचर सा हिम लास्ट, यानी जब अंतिम बार उसके टीचर ने उसे देखा, तो उस देखने के टाइम दोस्तों, जब भी हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, किसी टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे इसने कहा कि जब उसके अध्यापक ने टीचर ने उसको लास्ट टाइम देखा, तो उस टाइम जब देखा था, तो उस टाइम वो कुछ भी कर रहा होगा वो कंटिन्यूस में होगा। यानी अगर किसी टाइम पे, अगर मैं अभी की बात करूं, अगर अब कुछ हो रहा है तो वो कंटिन्यू में होगा। यानी अगर हम किसी प्रॉपर टाइम की बात करते हैं, उस टाइम कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं क्या हुआ, वो किसमें मानी जाती है, कंटिन्यूस में मानी जाती है। तो व्हेन हिज टीचर सा हिम लास्ट, जब अंतिम बार उसके टीचर ने उसे देखा, उस टाइम वो क्या कर रहा था, ही रैन टू कैच द स्कूल बस, वह जो स्कूल बस है उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कंटिन्यूस में है, तो क्या आएगा दोस्तों, दौड़ रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है जब भी कंटिन्यू होता है तो आईएनजी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, तो रनिंग आएगा। क्या आएगा, रनिंग। तो ही रनिंग, लेकिन ही रनिंग अकेला नहीं लगता, रनिंग से पहले दोस्तों वाज वर्ब लगेगा, क्योंकि पास्ट का है तो वाज वर्ब लगेगा। तो ही वाज रनिंग आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ही वाज रनिंग। ही रैन नहीं आएगा दोस्तों, ही वाज रनिंग आएगा। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी किसी पॉइंट की बात की जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम की, जब उसके टीचर ने उसे देखा, उस टाइम वो क्या कर रहा था, तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, तो वो कंटिन्यूअस में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट में हुआ तो वाज वर्ब आ जाएगा, प्रेजेंट में हुआ तो इज एम आर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी के पहले। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वेयर इज शी गोइंग, वेयर इज शी गोइंग। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा सेंटेंस है, आई आस्क्ड हर या ही आस्क्ड मी, उसके बाद दोस्तों आपने वो तो पढ़ा होगा दोस्तों, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। तो अ, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो वेयर इज सी गोइंग नहीं आएगा कभी भी दोस्तों। क्या है, वेयर के बाद दोस्तों क्या है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। यहाँ पे दोस्तों पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो वेयर शी आएगा पहले, वेयर शी। और यहाँ पे देखो दोस्तों आस्क्ड है, आस्क्ड का मतलब क्या दोस्तों, ये तो पास्ट की बात हो गई, उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे पूछा, तो पास्ट की बात होगी। तो यहाँ पे इज तो आएगा नहीं दोस्तों, पास्ट की वर्ब आएगी, या तो वाज आएगी या वर्ब, लेकिन शी के साथ तो दोस्तों वाज लगता है। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, वेयर शी वाज, वेयर शी वाज हो जाएगा, वेयर शी वाज गोइंग। देखो दोस्तों शी पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, तो वेयर शी डैश गोइंग। लेकिन इज तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि पास्ट की बात है, तो इज की जगह वो आ जाएगा, तो वेयर शी वाज गोइंग आ जाएगा। क्या आएगा, वेयर शी वाज गोइंग, वेयर शी, फिर यहाँ पे आएगा वाज गोइंग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन सी में यहाँ पे वेयर शी वाज गोइंग लिखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेन बात आपको क्या याद रखनी है, जब भी आपको दिया हो कि आई आस्क्ड हर या ही आस्क्ड मी इस टाइप से, तो उसके बाद जब भी क्वेश्चन होता है कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया होता है इसके पीछे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, डब्ल्यूएच फैमिली, और फिर सब्जेक्ट लिखना होता है दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। सिंपली तो आप क्या करते हो, जब क्वेश्चन पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, अगर मान लो ये अकेला इतना सेंटेंस होता फिर तो यहीं तक भी सही था, वेयर इज शी गोइंग या वेयर वाज शी गोइंग। लेकिन जब आगे लग जाता है आई आस्क्ड हिम, तब दोस्तों सब्जेक्ट पहले आ जाता है और वर्ब बाद में चली जाती है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, द पेशेंट वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे। पेशेंट है जो, उसको कल हॉस्पिटल से क्या किया गया, रिलीज किया गया। दोस्तों हॉस्पिटल से जब पेशेंट है उसको रिलीज नहीं किया जाता बल्कि डिस्चार्ज किया जाता है। आपने सुना होगा जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और एडमिट होने के मतलब काफ़ी दिन हो जाते हैं, जब उसका छुट्टी का टाइम आता है तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ना कि रिलीज। तो डिस्चार्ज किया जाता है दोस्तों उसको। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, या आपने सुना भी होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यू मस्ट अपोलाइज, यू मस्ट अपोलाइज अपोलोजाइज टू हिज टीचर फॉर मेकिंग नॉइस इन दी क्लास। तो दोस्तों आपको अपने टीचर से क्लास में शोर मचाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अपोलोजाइज टू ही आता है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अपोलोजाइज टू हिज टीचर आता है, ना कि यहाँ पे अपोलोजाइज विद नहीं आता, फॉर नहीं आता, एट नहीं आता। तो यहाँ पे दोस्तों टू ही लगता है इसके साथ। तो ऑप्शन यहाँ पे मतलब कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। ये भी आपको याद रखना है, अपोलोजाइज के साथ दोस्तों टू लगता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, द एम्प्लॉइज विश्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। दोस्तों नए साल वाले दिन जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने एक दूसरे को क्या है, विश किया। क्या किया दोस्तों, विश किया। तो एक दूसरे को विश किया, जब भी एक दूसरे को लिखते हैं दोस्तों, तो वहां पे दोस्तों ईच एंड अदर नहीं लिखते बल्कि वन अनदर लिखते हैं, एक दूसरे को वन अनदर।
तो वन अनदर लिखा जाता है दोस्तों, ना कि ईच अदर, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए, ईच अदर की जगह दोस्तों वन अनदर आना चाहिए। द एम्प्लॉइज विश्ड वन अनदर ऑन न्यू ईयर्स डे, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, एवरी संडे वी गो आउट फॉर शॉपिंग, हर संडे दोस्तों हम क्या शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वी गो आउट फॉर शॉपिंग। दोस्तों अगर यहाँ पे शॉपिंग की जगह मतलब किसी प्लेस का नाम होता, मार्केट होता, वी गो आउट टू मार्केट हो जाता, क्या हो जाता, टू मार्केट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, शॉपिंग है तो यहाँ पे फॉर ही आएगा, और यहाँ पे शॉपिंग ही आएगा, शॉपिंग करते हैं हम ना कि शॉप, क्योंकि शॉपिंग की जाती है। हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नाउन के रूप में क्या लिखते हैं हम, शॉपिंग लिखते हैं नाउन के रूप में, ना कि शॉप। शॉप तो दोस्तों क्या है, दुकान हो जाएगा, लेकिन जो शॉपिंग खरीदारी हम करते हैं, उस खरीदारी को दोस्तों हम क्या लिखते हैं, शॉपिंग लिखते हैं। शॉप तो दोस्तों दुकान को बोला जाता है। तो फॉर शॉपिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, प्रेम वॉज रिजेक्टेड सो ही वॉज टू यंग, प्रेम को रिजेक्ट किया गया था क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। तो क्योंकि वह बहुत ही छोटा था, तो यहाँ पे कारण बताया गया है क्यों किया गया था। तो जब भी कारण बताया जाता है दोस्तों, यहाँ पे सो नहीं बल्कि बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया। तो क्योंकि को दोस्तों हम इंग्लिश में बिकॉज कहते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर इन आगरा, उसके जो सभी फैमिली मेंबर्स हैं, सभी फैमिली उसकी जो मतलब फैमिली है उसके सभी मेंबर्स क्या है, आगरा में है। उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स कहाँ पे, आगरा में है। तो ऑल हिज फैमिली मेंबर्स नहीं लिखते दोस्तों। आपने सुना होगा कुछ ऐसा, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसा नहीं बोला जाता। असली में क्या बोला जाता है, अब यहाँ पे देखो, उसकी फैमिली के सभी मेंबर, तो ऑल द मेंबर्स आ जाएगा, और किसकी फैमिली के, उसकी फैमिली के, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली के सभी मेंबर आगरा में है, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली होता दोस्तों, ना कि ऑल हिज फैमिली मेंबर्स। तो भी आपको याद रखना है, ये सही रहता है ज़्यादा, ऑप्शन सी वाला। तो आपको याद रखना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हेन व्हेन हिज टीचर, ये तो दोस्तों हमने कर लिए, दोबारा आ गए आगे, यहाँ पे तो यहाँ तक तो हो गए हमारे, ये दोबारा आ गया दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इंदिरा हैज रिटर्न्ड मई बुक्स यस्टरडे, इंदिरा ने जो मेरी बुक्स है वो कल, यस्टरडे दोस्तों कब की बात होती है, जो बीत गया कल है, वापस कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे यानी कि जो बीत गया कल, पास्ट की बात है। तो जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता है, तो पास्ट की बात में वर्ब भी पास्ट की आएगी, तो वर्ब भी पास्ट की आएगी, यानी कि कल दे दिया। तो यहाँ पे दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो हैज रिटर्न लिखा है, तो प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। यस्टरडे की बात की है जो कल बीत चुका है, तो पास्ट में हो गया। तो पास्ट में दोस्तों क्या आएगा, सिर्फ रिटर्न आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में, आपने पढ़ा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो दोस्तों ऑप्शन सी में है, रिटर्न। तो इंदिरा रिटर्न माई बुक्स यस्टरडे, कल इंदिरा ने मेरी जो किताबें हैं वो वापस कर दी, तो रिटर्न आ जाएगा दोस्तों, हैज नहीं लगेगा। तो ऑप्शन बी सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग चॉकलेट, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग चॉकलेट, ज़्यादातर बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लाइक के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। आप ये नहीं कहते कि बच्चे हैं जो चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, तो लाइकिंग, या मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, आई एम लाइकिंग यू, आई लाइक यू होता है। आपने सुना होगा सी लाइक्स मी, या ही लाइक्स मतलब हिम, इस टाइप से होता है। ये नहीं होता कि आई एम लाइकिंग यू या ही इज लाइकिंग हर, इस टाइप से नहीं होता। लाइकिंग नहीं लिखते दोस्तों, लाइक लिखते हैं अकेला। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मोस्ट चिल्ड्रन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिर्फ सिंपल क्या आ जाएगा, लाइक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाइक। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता फिर लाइक्स लिखता, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, लाइक्स। आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लाइक्स लिखते हैं, एस ई एस लगाते हैं, लेकिन अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, लाइक लगाते हैं। तो मोस्ट चिल्ड्रन तो क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे दोस्तों लाइक लग जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, माई ब्रदर गिफ्टेड मी द मोर एक्सपेंसिव कार, मेरे भाई ने मुझे सबसे महंगी गाड़ी गिफ्ट की। तो दोस्तों सबसे महंगी, तो जब भी सबसे महंगी की बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मोर तो दोस्तों पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मोर का यूज कब करते हैं, मोर का यूज जब हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो तब करते हैं, मोर एक्सपेंसिव, यानी ये कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेयर के लिए यूज की जाती है। लेकिन यहाँ तो कंपेयर नहीं हो रहा, यहाँ तो सबसे महंगी गाड़ी की बात चल रही है, तो सबसे महंगी के लिए दोस्तों मोस्ट का यूज करेंगे। तो मोर की जगह क्या आएगा दोस्तों, मोस्ट, और मोस्ट के आगे दोस्तों द लगता है, और मोर के आगे नहीं लगता, जबकि मोस्ट के आगे लगता है, तो द मोस्ट एक्सपेंसिव कार आ जाएगा। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों, ऐदर राघव
और सौरभ आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। दोस्तों या तो राघव या फिर जो सौरभ है उनमें से कोई ये क्या है, मतलब मैच के लिए सिलेक्ट होने के लिए जा रहा है, सिलेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जब भी एदर और आ जाए या फिर नेदर नोर आ जाए, ये दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना। जब भी दोस्तों एदर और या नेदर नोर या एक होता है दोस्तों बट आल्सो नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, एक ये भी रूल होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है तीनों रूलों में, एदर फिर साथ में कोई नाउन आएगा और उसके बाद नाउन, नेदर कोई नाउन आएगा फिर नोर उसके बाद नाउन, नॉट ओनली कोई नाउन बट आल्सो। तो जब ये तीन चीजें आपको दिख जाए कहीं भी, एदर और नेदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला होगा इनमें से, यानी कि इसमें क्या है और है, नेदर नोर में क्या है नोर है, और नॉट ओनली बट आल्सो में क्या है बट आल्सो है। तो इन तीनों के बाद जो कोई भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे और के बाद क्या यहाँ पे सौरभ है, तो इनके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे जो ये वर्ब है वो आएगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है सौरभ है और के बाद, तो सौरभ क्या हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी दोस्तों सिंगुलर आएगी। अब आर लिखा है तो प्लूरल है, सिंगुलर में तो क्या बनेगी दोस्तों इज बनेगी, क्या बनेगा दोस्तों इज बनेगी। तो एदर राघव और सौरभ इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड आएगा, क्या आएगा इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड। तो जब भी दोस्तों एदर और नेदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो होता है, तो और के बाद या फिर नोर के बाद ये बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों वर्ब आती है। अगर ये मतलब सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल होगा दोस्तों तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई वुड बैन ऑल प्रोसेसेस। अगर मैं, काश मैं दिल्ली का सीएम होता, चीफ मिनिस्टर होता, मैं सभी जो प्रोसेशंस है, प्रोसेशंस यानी दोस्तों जो जुलूस निकाले जाते हैं उनको, तो उन सभी को बैन कर देता। तो दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे आई के साथ वर्ग क्यों लिखा है, आई के साथ तो क्या आता वाज आता है, क्योंकि क्या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। लेकिन दोस्तों जब हम इस टाइप का आई का यूज ऐसे करते हैं कि काश में, इफ आई का यूज करते हैं, जब भी हम इफ के बाद आई का यूज करते हैं कि काश में मतलब दिल्ली का प्रधानमंत्री होता, काश मैं सॉरी सीएम होता, चीफ मिनिस्टर होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मैं ये होता, तो इस टाइप के जब हम यूज करते तो आई के साथ दोस्तों वाज नहीं लगाते, वर ही लगाते हैं। तो इफ और आई, जब भी इफ आ जाए तो ज्यादातर चांसेस में क्या होता है इफ आई वर लगता है। इफ आई वर का होता है तो काश में ये होता, काश। तो इफ आई वर का यूज दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी नो इंप्रूवमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्या दोस्तों, विजय टुक डिसएडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड चीटेड मैनी पीपल्स इन हिज सोसाइटी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो विजय है उसने सिचुएशन का क्या है, यहाँ पे लिखा डिसएडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज लिया और बहुत सारे लोगों को सोसाइटी में क्या उसने चीट किया, यानी धोखा दिया। तो दोस्तों धोखा दिया बहुत सारे लोगों को, तो इसका मतलब इस सिचुएशन का उसने क्या फायदा उठाया होगा, तभी तो धोखा दिया। डिसएडवांटेज नहीं आएगा दोस्तों, विजय ने सिचुएशन का फायदा उठाया और लोगों को क्या है दोस्तों वहां पे बेवकूफ बना दिया, उनको धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी उनके साथ। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं दोस्तों एडवांटेज आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ धोखा दिया है तो उसने अपना फायदा उठाया, मतलब अपना फायदा किया होगा तभी तो दूसरों को धोखा दिया है, तो एडवांटेज आएगा दोस्तों, डिसएडवांटेज नहीं आएगा। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द पुलिस ग्रैब्ड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी। पुलिस ने क्या किया दोस्तों, कोई था उसको क्या किया, रोबरी, आर्म्ड रॉबरी के लिए दोस्तों क्या किया, इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं आर्म्ड रॉबरी, यानी दोस्तों जो हथियार होते हैं उनकी मतलब रॉबरी के लिए क्या उसको जो पुलिस है दोस्तों वो क्या करती है, ग्रैब करती है, अरेस्ट करती है, आपको पता होगा, पकड़ती नहीं है, अरेस्ट गिरफ्तार करती है। तो पुलिस ने क्या किया, आर्म्ड रॉबरी के लिए उसे अरेस्ट किया, ना कि ग्रैब्ड नहीं किया दोस्तों, अरेस्ट। जो पुलिस है वो अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो अरेस्टेड यहाँ पे ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको आंसर है वो पता चल जाएगा। अब एक और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रूल, नो सूनर जब भी आपके पास आए तो ये वर्ड जहाँ पे खत्म होता है उसके बाद देन आता है, क्या आता है देन। नो सूनर के बाद दोस्तों क्या लगता है देन लगता है, तो आपको याद कर लेना नो सूनर के बाद क्या लगता है देन लगता है, एक रूल है दोस्तों आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है दोस्तों, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड द स्टूडेंट रश टू देयर शीट, कि जैसे ही जो टीचर है उसने क्लास में एंटर किया, क्लास में प्रवेश किया, स्टूडेंट्स है अपनी अपनी सीट्स पे दौड़ गए। तो जैसे ही दोस्तों टीचर ने क्या है रूम में एंटर किया, मतलब कमरे में प्रवेश किया, जो स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पे दौड़ गए। तो यहाँ पे दोस्तों नो सूनर के साथ एंड नहीं आता, मैंने अभी बताया देन आता है, क्या आता है देन। तो आपको याद रख लेना नो सूनर के साथ क्या आएगा दोस्तों एंड नहीं बल्कि देन आता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर
17 द टीम विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 10 AM टुमारो। तो जो टीम है वो दोस्तों हॉस्पिटल में कल 10 बजे क्या है ब्लड देगी। तो ब्लड को दोस्तों क्या किया जाता है, दिया जाता है, डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है ना, डोनेट किया जाता है। आपने सुना होगा ब्लड डोनेशन कैंप। क्या आपने ब्लड गिविंग कैंप सुना है? ब्लड डोनेटिंग या डोनेशन कैंप तो आपने सुना होगा। तो ब्लड को दोस्तों डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है, ना कि गिव। गिव का मतलब सिंपली देना हो गया, लेकिन ब्लड को डोनेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपने सुना भी होगा कि ब्लड डोनेट यानी कि खून दान, तो ब्लड डोनेट होता है दोस्तों, गिव गिव नहीं आएगा यहाँ पे। ये सही है डोनेट वाला। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द पेंटर हैज नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर। पेंटर ने अभी जो मतलब पेंटिंग करने वाला है, मतलब रंग करने वाला है, उसने अभी जो डोर है उसकी पेंटिंग को फिनिश नहीं किया है। यानी जो डोर दरवाजा है उस पे वो पेंट कर रहा था, उसको अभी फिनिश नहीं किया है, खत्म नहीं किया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखा है पेंटिंग। तो यहाँ पे पेंटिंग ही आएगा कि डोर को पेंट कर रहा है तो उसको पेंटिंग बोलेंगे, कि उसको पेंटिंग करना, पेंट करना अभी खत्म नहीं किया है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रीमा इज मोर हेल्थियर देन सीमा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एडजेक्टिव, जो आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की। रीमा इज डैश, रीमा इज मोर हेल्थियर देन सीमा। तो रीमा की किसके साथ दोस्तों, सीमा के साथ यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको पता कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोर हेल्थियर लिखा है। हेल्दी की जो मतलब कंपैरेटिव डिग्री होती है दोस्तों, वो मोर हेल्थियर नहीं होती बल्कि हेल्थियर ही होती है। हेल्दी, हेल्थियर, हेल्थीएस्ट। मोर तो दोस्तों उनके साथ लगता है जिनको, जिनके पीछे ई आर लगा के कंपैरेटिव नहीं बना सकते और ई एस टी लगा के दोस्तों सुपरलेटिव नहीं बना सकते। तो हेल्थी का हेल्थियर और हेल्थीएस्ट बनता है। तो यहाँ पे मोर हेल्थियर या फिर मोस्ट हेल्थियर लगाने की दोस्तों जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए हेल्थियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास आया था, जैसे कोई कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोस्तों हम क्या है यहाँ पे ई आर नहीं लगा सकते उनके लास्ट में, और ना ही दोस्तों ई एस टी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो रिच है, रिचर बन गया, ई आर लगा के रिचेस्ट बन गया। हेल्दी का हेल्थियर बन गया, हेल्थीएस्ट बन गया। लेकिन जिनमें ये नहीं लगा सकते दोस्तों, वहां पे हम जैसे पावरफुल है, तो ये फिर दोस्तों पावरफुल, ये फेमस कह दो, तो हम क्या लिखेंगे मोर फेमस या फिर मोस्ट फेमस। डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अब डिफिकल्टर नहीं होता और डिफिकल्टेस्ट नहीं होता, तो वहां पे लगता है मोर। तो कंपेरेटिव यूज होगा, ये बात सही है, क्योंकि दो की कंपैरिजन हुई है। लेकिन हेल्थियर आएगा दोस्तों, हेल्दी, मोर हेल्थियर नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, हार्दिक वाज लेफ्ट इन फ्रॉम द टीम बिकॉज ही हैज नॉट बीन प्लेइंग टू वेल लेटली। तो हार्दिक है दोस्तों, वो कुछ दिनों से अभी मतलब हाल ही में अच्छा नहीं खेल रहा था, तो उसको टीम से लेफ्ट इन नहीं दोस्तों, लेफ्ट आउट होता है, बाहर कर दिया गया है। टीम से दोस्तों उसको निकाल दिया गया था, क्योंकि वो क्या नहीं कर रहा था, मतलब अच्छा नहीं खेल रहा था कुछ दिन से, तो टीम से बाहर निकाला गया। तो लेफ्ट आउट होता है, ना कि लेफ्ट इन। ऑप्शन सी दोस्तों आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट आउट होता है, आपने सुना होगा जैसे आउट होना, बाहर चले जाना ना, तो लेफ्ट आउट होता है, ना कि लेफ्ट इन। एक ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही डज नॉट ड्रिंक नोर ही स्मोक्स। ना तो वह दोस्तों पीता है और ना ही, मतलब पीते का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ना तो वो पीता है, ड्रिंक करता है, और ना ही दोस्तों वो स्मोक करता है, यानी कि सिगरेट वगैरह पीता है, यानी कि धूम्रपान नहीं करता है। तो जब भी दोस्तों ऐसे सेंटेंस आए जहाँ पे नोर का यूज हो, तो ही डज नॉट ड्रिंक, वह नहीं पीता है। नोर के बाद भी दोस्तों क्या आएगा, नोर, यहाँ पे दोस्तों ही स्मोक्स नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ही स्मोक्स नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों जो ये डज है, इस हेल्पिंग वर्ब का दोस्तों क्या है यूज किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा इसके बाद, नोर के बाद। तो नोर, ही डज नॉट ड्रिंक के बाद क्या आएगा दोस्तों, नोर डज आ जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी नोर डज, और फिर ही, फिर स्मोक आएगा, फिर क्या आएगा स्मोक। अब स्मोक क्यों आया? ही तो क्या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ तो दोस्तों क्या एस ई एस लगता है, स्मोक्स आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डज आ गया। जब डज आ जाता है फिर दोस्तों जो एस ई एस है वो नहीं लगाते, क्योंकि ये डज आ गया। ये सिर्फ जो फर्स्ट पर्सन है दोस्तों वो कब लगता है, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं कि ही स्मोक्स, तब आता है। लेकिन जब डज आ जाता है, जैसे इन नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव, तो डज आ जाता है, तब दोस्तों हम अकेला स्मोक लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नोर के बाद डज, और जब डज आ जाएगा तो डज ही स्मोक आ जाएगा, डज ही स्मोक। तो ही डज नॉट ड्रिंक के बाद क्या आएगा दोस्तों, नोर डज ही स्मोक, नोर डज ही स्मोक। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों ही डज नॉट ड्रिंक, वह पीता नहीं है, नोर डज ही स्मोक, और ना ही दोस्तों वो क्या है, मतलब कि सिगरेट वगैरह धूम्रपान करता है। तो नोर के बाद दोस्तों आपको याद रखना, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर दोस्तों ही स्मोक्स, ही स्मोक आएगा, स्मोक्स नहीं स्मोक आएगा। तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द डॉक्टर हुम आई मेट यस्टरडे वाज मेहुल्स फादर।
जिस डॉक्टर को मैं कल मिला था वह मेहुल का पिताजी थे, मेहुल के पिताजी थे, मेहुल के फादर साहब थे। तो यहाँ पे देखो, तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब ये आता है कि मतलब जैसे पिछली वीडियो में हमने वो पढ़ा था कि जब मतलब कोई पर्सन आता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। लेकिन वो कब आता है, जैसे हमने पढ़ा था कि वह साइंटिस्ट या वह आदमी जिसने ये किया, ये जिसने मतलब जब जिसने के सेंस में लिखते हैं हम, जिसने ये किया है, जिसने वो किया, तब हम हु लिखते हैं। जैसे हमने पीछे एक पढ़ा था कि जो एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो आदमी है। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है वाज द मैन हु, जिसने क्या किया था, किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन है जो, पेनिसिलिन वैक्सीन है जो, सॉरी पेनिसिलिन है जो, उसकी खोज की थी, एंटीबायोटिक की। तो कौन था वो, मतलब कि वहां पे क्या लगाया था हमने, हु लगाया था। यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वह आदमी थे जिन्होंने या जिसने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। तो जिसने के सेंस में हम हु लगाते हैं, जिसने के सेंस में हम हु लगाते हैं। लेकिन द डॉक्टर जिसे, यहाँ पे क्या है दोस्तों, वह डॉक्टर जिसे, यहाँ पे जिसे है वहां पे जिसने था, तो जिसे मैं मिला था कल वो मेहुल के फादर थे। तो जब जिसे होता है तब दोस्तों हम हु नहीं हुम लगाते हैं। लेकिन जब जिसने जिसने होता है तब हम हु लगा देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे हुम आएगा दोस्तों, हु नहीं आएगा। ऑप्शन भी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो दोस्तों, हार्डली, जब भी हार्डली आ जाए दोस्तों, हार्डली के साथ क्या आता है दोस्तों, वेन आता है। तो यहाँ पे वेन दिया हुआ है, हार्डली के साथ दोस्तों क्या आता है, वेन। या फिर स्कार्सली, स्केर्सली लिखा होता है दोस्तों तब भी वेन आता है। तो हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई लंच वेन माई कजन अराइव्ड, कि मैंने खत्म, मतलब जो लंच है वो खत्म किया ही था, फिनिश किया ही था, कि तभी दोस्तों क्या है, मई कजन अराइव्ड, मेरी जो कजन है वो आ गए या आ गई। तो तभी कजन आ गई या आ गई। तो हार्डली के साथ दोस्तों वेन का यूज होता है, जो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ये भी दोस्तों इजी है। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या रूल लगेगा, जब भी ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद दोस्तों कोई प्लूरल चीज लिखी होती है, जैसे यहाँ पे अवर स्टूडेंट्स प्लूरल है, ईच ऑफ अवर स्टूडेंट्स, ईच ऑफ अवर स्टूडेंट्स। तो जब भी दोस्तों ईच ऑफ के बाद प्लूरल चीज लिखी होती है, इस पूरे सब्जेक्ट को दोस्तों सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, सिंगुलर माना जाता है, आपको याद रखना है। जब भी ईच ऑफ के बाद प्लूरल, यानी कि ईच ऑफ के बाद क्या, अवर स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसको दोस्तों क्या माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। और इसके बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। तो पे आया है, पे तो दोस्तों क्या प्लूरल है, सिंगुलर के साथ तो दोस्तों पेज लगेगा, यानी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो पेज लगेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पेज आएगा। क्या आएगा, पेज। अब पेज तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देयर नहीं आएगा, तो प्लूरल हो गया। देयर नहीं आएगा दोस्तों, ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स, तो एक स्टूडेंट्स की बात की, थर्ड पर्सन है तो हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिज। तो ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पेज हिज ट्यूशन फी, पेज हिज ट्यूशन फी। ये पेज हर, वैसे हिज लिखते हैं कॉमन के लिए, अगर पता नहीं है कि लड़का है लड़की है तो हिज लिखते हैं। पेज हिज ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो पेज हिज आएगा। पे की जगह क्या आएगा दोस्तों, पेज, और देयर की जगह आएगा हिज। तो क्या बन गया, ईच ऑफ स्टूडेंट्स पेज, सॉरी पेज, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, पेज हिज ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो स्टूडेंट्स पेज हिज, स्टूडेंट्स पेज हिज, ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। तो आपको ये रूल याद रखना है दोस्तों, ईच ऑफ के बाद जब भी प्लूरल हो तो उसके आगे क्या है दोस्तों, वर्ब है जो सिंगुलर आती है। वी we demonstrated to them how were how we were prepared the artistic pattern। we demonstrated to them how were we, हमने उनको बताया कि how were we prepared for the artistic pattern, कि जो आर्टिस्टिक पैटर्न है ये हमने इनको कैसे प्रिपेयर किया। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी ऐसा लिखा हो तो how we were prepared नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको पता होगा जो वर है और यहाँ पे लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या दोस्तों वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल भी नहीं आती दोस्तों। थर्ड फॉर्म तो दोस्तों किसके बाद आती है, हैज हैव हैड के बाद आती है। क्योंकि वाज वर्ब हो गया, ये तो दोस्तों कंटिन्यूस में लगते हैं, तो इनके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। वाज वर्ब हो गया, इज एम आर हो गया, ये तो कंटिन्यूस में आते हैं दोस्तों जब आईएनजी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आईएनजी तो नहीं है, तो आईएनजी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या वर्ब नहीं लगता, बल्कि हैज हैव हैड लगता है। लेकिन यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटेड है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब पास्ट की बात की है तो पास्ट में तो दोस्तों क्या लगता है, हैड लगता है। हैज हैव तो किस में लगते हैं, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या आंसर होगा, हैड प्रिपेयर्ड आएगा। क्या आएगा दोस्तों, हैड प्रिपेयर्ड, ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। वी डिमोन्स्ट्रेटेड टू देम हाउ वी हैड प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न्स, तो हैड प्रिपेयर्ड आएगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, शी वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ टू सिस्टर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक होता है दोस्तों एल्डर, एक होता है ओल्डर। एक होता है दोस्तों ओल्डर, एक होता है एल्डर, इसी प्रकार एक होता है ओल्डेस्ट,
और एक होता है एल्डेस्ट। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। दोनों का मतलब दोस्तों बड़े के लिए किया जाता है, लेकिन एल्डेस्ट कब यूज करेंगे, ओल्डेस्ट कब, जब दोस्तों एक सेम फैमिली मेंबर की बात चल रही है, उनको हम उनमें छोटे बड़े की बात चल रही है, कौन छोटा है बड़ा है, यानी कि फैमिली मेंबर्स हैं, सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, उनकी बात चल रही हो, तब हम दोस्तों एल्डेस्ट या एल्डर का यूज करते हैं। लेकिन जो अदर लिविंग बींग्स हैं, अदर जो लिविंग बींग्स है या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए दोस्तों हम क्या है, ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। तो दो सिस्टर हैं, बहनें हैं, तो एक ही फैमिली की हैं दोस्तों, तो एक ही फैमिली के यहाँ पे दोस्तों एल्डेस्ट आएगा। सी वाज द एल्डेस्ट ऑफ टू ब्रदर, टू सिस्टर्स, कि उन दोनों बहनों में से वह जो है वह बड़ी है, यानी कि एल्डेस्ट आएगा, ना कि ओल्डेस्ट। तो जो यहाँ पे है एल्डेस्ट, ऑप्शन ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यहीं पे एल्डेस्ट लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना दोस्तों, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में क्या डिफरेंस है। जब सेम फैमिली की बात हो तो एल्डेस्ट आता है, और जब अदर लिविंग बींग्स, अदर ह्यूमन बींग्स की या फिर मतलब जो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, तब हम ओल्डेस्ट लिखते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द पेशेंट could have been saved, the patient could have been saved if if he had been taken to hospital in time। यानी दोस्तों जो पेशेंट है, अगर उसको टाइम से हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उसको बचाया जा सकता था, तो उसको बचाया जा सकता था। तो द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड, ये बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, कुड हैव बीन सेव्ड यहाँ पे सही है। इफ ही हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाइम, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुड हैव बीन सेव्ड ही आएगा, ना कि कुड बी सेव्ड, ये तो गलत है, कुड सेव भी गलत है, हैड बीन अकेला भी नहीं आएगा, कुड हैव बीन सेव्ड दोस्तों आएगा, उसको बचाया जा सकता था अगर टाइम से हॉस्पिटल ले जाया जाता। तो कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, द वार हैज हैड ए नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उस पर युद्ध का, वार यानी युद्ध का क्या है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ओवर द कंट्री, ओवर द इकोनॉमी नहीं होता दोस्तों, ओवर द इकोनॉमी नहीं होता, ऑन द इकोनॉमी है, यानी इकोनॉमी पर क्या है, युद्ध का प्रभाव पड़ा है। तो ओवर द इकोनॉमी नहीं लगाते, हम ऑन द इकोनॉमी लगाते हैं। तो ऑन द इकोनॉमी दोस्तों ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो इकोनॉमी है, द वार हैज हैड ए नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर द इकोनॉमी का मतलब तो कुछ नहीं बना दोस्तों, ऑन द इकोनॉमी होता है। तो ऑन द इकोनॉमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, ईच फर्नीचर। फर्नीचर दोस्तों आपको पता है, फर्नीचर के अंदर सभी ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं, चाहे वो बेड हो, मेज हो, कुर्सी हो, जितने पीस होते हैं सभी आ जाते हैं। तो जब हम ईच की बात करेंगे, ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज ऑन सेल, इस डिस्प्ले पर जो सभी हर फर्नीचर जो आपको दिखाई दे रहा है वो सेल के लिए है, सेल पर है। तो ईच फर्नीचर नहीं लिखते दोस्तों, हम क्या लिखते हैं, ईच पीस ऑफ फर्नीचर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईच पीस ऑफ फर्नीचर यूज किया जाता है, ना कि ईच फर्नीचर। फर्नीचर दोस्तों क्या है कि मतलब ये पूरा जितने भी इसके अंदर मतलब चाहे वो बेड हो, कुर्सी हो, मेज हो, जितने भी मतलब इसके अंदर पीसेस होते हैं वो सब आ जाते हैं। और जब हम ईच फर्नीचर की बात करते हैं तो हम ईच फर्नीचर नहीं लिखते, गलत होता है, ईच पीस ऑफ फर्नीचर की बात की जाती है। ईच पीस ऑफ यानी फर्नीचर के अंदर जो सभी पीसेज हैं, सभी टाइप्स की जो चीज़ें हैं, उनको डिस्प्ले पे जो आपको दिखाई दे रही है इस हॉल में, वो सेल के लिए है। तो ईच पीस ऑफ फर्नीचर सही है दोस्तों, ईच फर्नीचर नहीं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन, आई फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई विकास हैज रिमेन्ड साइलेंट ऑन दिस मैटर। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, यह समझना मेरे लिए मुश्किल है कि विकास है जो, वो इस मुद्दे पर, इस मैटर पर क्या है, साइलेंट क्यों रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आई फाइंड डिफिकल्ट नहीं आता, यहाँ पे दोस्तों जो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई फाइंड इट, आपने सुना भी होगा, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाउंड इट डिफिकल्ट, तो आई फाउंड इट या आई फाइंड इट आता है। लेकिन अभी तो ये दोस्तों हैज लिखा है, यानी कि प्रेजेंट की बात चलिए तो फाइंड ही आएगा, फाउंड तो नहीं आएगा। लेकिन फाइंड के बाद इट आता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई विकास हैज रिमेन्ड साइलेंट ऑन दिस मैटर। तो फाइंड इट आता दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं, और आपको दोस्तों बहुत सारे रूल भी यहाँ से सीखने को मिले होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, फाइंड के बाद यहाँ पे इट आएगा, जैसे आई फाइंड इट होता है। ईच का मैंने आपको बता दिया, जब फर्नीचर की बात की जाती है तो ईच पीस ऑफ फर्नीचर की बात की जाती है। इकोनॉमी ऑन द इकोनॉमी होता है, ना कि ओवर द इकोनॉमी होता है। ये तो हमारा सही था, कुड हैव भी नहीं होता है। एक दोस्तों आपको पता चला ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें आपने सीखी, जैसे दोस्तों मैंने
आपको ईच ऑफ के ये वाला जो रूल बताया आपको ईच ऑफ वाला, ईच ऑफ के बाद अगर यहाँ पे प्लूरल होता है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है, वर्ब फर्स्ट मतलब जो सिंगुलर वर्ब आती है अगर यहाँ पे प्लूरल होता है, क्योंकि पूरा पूरा फिर सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, हार्डली के साथ दोस्तों व्हेन का यूज किया जाता है, हार्डली के साथ व्हेन का। और मैंने बताया जब नॉट ओनली और बट आल्सो होता है, एदर और होता है, नेदर नोर होता है, उसके बारे में बताया कि जो नोर के बाद यानी और के बाद और बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। एक दोस्तों मैंने ये बताया नोर के बाद दोस्तों पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है हेल्थियर की कंपैरेटिव डिग्री, बस हेल्थियर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, मोर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक ये वाला रूल आपको याद रखना है, नो सूनर वाला। नो सूनर के बाद दोस्तों देन का यूज किया जाता है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। और भी यहाँ पे दोस्तों एक ये एदर और वाला जो भी आपको बताया है, एदर और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे वर्ब लग दिया। तो जितने भी रूल दोस्तों आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, नवोदय के एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर नहीं आए तो भी दोस्तों आगे जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों उनमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने जो साथी हैं उनके साथ भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।